कल हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे, तो 4 प्रॉब्लम नोट्स की मैंने आपसे कही थी आपको करके लानी है। 7-8 प्रॉब्लम मैंने कल करा दी थी आपको उसी से रिलेटेड। अब इसमें प्रॉब्लम नंबर 4 एक बच्चे ने पूछी है, जरा ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, सभी बच्चे जरा ध्यान से पढ़ें। क्या कहता है प्रॉब्लम नंबर 4 में? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। वर्क डन बताना है, यानी कि हमें इसमें W निकालना। फिर आगे पहला पार्ट, 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 10 liter capacity at 1 atm pressure is allowed to enter into an evacuated bulb। evacuated bulb का मतलब बिल्कुल खाली बल्ब है, वैक्यूम है, ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी। यानी कि कहता है हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है, 10 लीटर के कंटेनर में है, उसका प्रेशर इनिशियली 1 atm है। जब हम उसे 100 लीटर के इवोक्वेट बल्ब में खोलते हैं तो इसमें कितना वर्क होगा। पहला पार्ट तो ये। फिर आगे कहता है सेकंड पार्ट, 1 mole of gas is allowed to expand from a volume of 1 liter to a volume of 5 liters against the constant external pressure of 1 atm। यानी कि दूसरा पार्ट अलग से है कि हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं 1 लीटर से 5 लीटर तक अगेंस्ट 1 atm प्रेशर। फिर ये कहता है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ईच केस इफ द प्रोसेस वर्क कैरिड आउट एडियाबैटिकली। यानी कि ये दोनों में वर्क भी बताना है और इंटरनल एनर्जी भी बतानी है, दोनों चीजें आपको बतानी है। कैसे करेंगे? अब पहले पार्ट का सॉल्यूशन। जैसे हम पहले पार्ट का इसमें सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप देखो इसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है कि हमारे पास इवोक्वेट बल्ब है, यानी कि बाहर से खाली है, और जब वो बल्ब पूरा खाली है उसमें किसी चीज को खोलोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं होगा, क्योंकि गैस का जो 1 atm है ये इंटरनल प्रेशर है। देखो ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या कह रहा है। हमारे पास 10 लीटर कैपेसिटी का एक बल्ब है, एक बल्ब मान लीजिए ये 10 लीटर कैपेसिटी का था। किसी भी टाइप शेप में बना सकते हो या इस टाइप से बना सकते हो कि एक बल्ब है हमारे पास, कैपेसिटी कितनी है बोलो इसकी? 10 लीटर कैपेसिटी का है। अब हम इसको 100 लीटर कैपेसिटी में खोल ले, यानी कि एक दूसरा बल्ब है जो 100 लीटर का लेकिन खाली। तो आपको पता है इसका खुद का प्रेशर 1 atm है और 10 लीटर है ये, और 1 atm इसका प्रेशर। आप इसमें खोल ले इवोक्वेट में। इवोक्वेट में जब इसे खोलोगे तो बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं होगा, तो इवोक्वेट में एक्सटर्नल प्रेशर 0 और एक्सटर्नल प्रेशर 0, वर्क 0। तो हम बस यहां बोलेंगे इन इवोक्वेटेड बल्ब या अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम क्या होगा बोलो? अगेंस्ट वैक्यूम P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू 0। अब आगे का इसने एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बोलो? Q भी 0 है। अब डेल्टा U बता, तो डेल्टा U होगा Q प्लस W, दोनों 0, तो डेल्टा U भी 0। बोलो समझ में आया? तो इवोक्वेट बल्ब में आप एक छोटे बल्ब को खोल ले हो तो इवोक्वेट का मतलब है खाली है, जो इसका मतलब उसमें कोई बाहर से प्रेशर लगेगा ही नहीं, और जब बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर 0। हमें एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा चाहिए। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका। जब हम इसके सेकेंड पार्ट की स्टडी करें, देखो भाई बी पार्ट, अगर बी पार्ट का सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले बी पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। बी में कहता है कि 1 mole of gas is allowed to expand from a volume of 1 liter to 5 liter against external pressure। तो यह सीधा सा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा वर्क का? तो आप सभी को पता है वर्क का यहाँ फॉर्मूला लगेगा इरिवर्सिबल वाला। क्यों लगेगा इरिवर्सिबल? क्योंकि कहीं भी रिवर्सिबल वर्ड नहीं है, कहीं भी रिवर्सिबल वर्ड नहीं है, तो इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला था W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब सारी वैल्यू दे रखी है, अगर आप देखो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, सारी वैल्यू है। देखो कैसे P एक्सटर्नल कितना है बोलो? देखो 1 atm, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर से
कितना कर रहे हो बोलो 5 लीटर, तो V2 5 है और V1 1 है, इतने लीटर। अब अगर आप वैल्यू निकालो तो वर्क आ गया -4 ATM लीटर। अगर इसको जूल में बदलें तो 4 × 101.3 जूल, तो ये आ चुका भाई बोलो -5.2 जूल। तो ये वर्क की वैल्यू आ जाती है। तो यहां वर्क डन हुआ इतना। क्लियर है? अब आगे क्या कहता है बोलो, एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q 0 है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। Q क्या होगा बोलो जी, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 है। अब जब Q 0 है, अब आगे कैसे करेंगे बोलो, तो डेल्टा U कितना होगा, आपको पता है डेल्टा U Q प्लस W, तो डायरेक्ट W के, क्योंकि Q तो 0 हो गया और ये -405.2, तो डेल्टा U आ गया -405.2 जूल। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। तो समझ में आया? और कोई डाउट हो इनमें जो कल मैंने दिए थे? तो समझ में आ गया। देखो, सबसे हार्ड न्यूमेरिकल आप कर चुके हो थर्मोडायनेमिक्स के, आगे बहुत आसान है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज को कहूंगा आप सभी बच्चों से, देखो आप मेरे सामने भी थर्मोडायनेमिक्स को याद करके जा सकते। कैसे? जिस टाइम मैं आपसे ये कहूं 2 मिनट सोचिए, इसे याद कीजिए, उस टाइम पे उसे याद कर, याद हो जाएगा। और ज्यादा टर्म्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स है। तो मैं स्पेशली आपको कहना चाहूंगा कि उस टाइम उसे याद करो, तो याद करनी है, तो यही याद हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम करें। अब आगे बढ़ो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हम कर चुके। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक आता है, समझ लीजिए जरा, पहले टॉपिक आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आपने पढ़ा था, तो यहीं से टॉपिक है, सुन लीजिए क्या है। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ा था। एक तो ये सुन लेना भाई, किसी बच्चे को कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ न्यूमेरिकल या फॉर्मूले लिखने होते हैं, वरना नहीं। तो समझिए बोर्ड पे क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो आपने डेरिवेशन पढ़ा था, आपने पढ़ा डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W, यही तो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर मैं आपसे यहाँ वर्क का फॉर्मूला पुट करने के लिए कहूं, तो आप सभी जानते हैं वर्क किसके इक्वल है, वर्क है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। लेकिन हम ये एक्सटर्नल वर्ड को हटा रहे हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब सोचते हैं एक्सटर्नल है या इंटरनल। फिलहाल हम ये मानते हैं कि ये प्रेशर है। तो अब ये अगर प्रेशर है, सिर्फ प्रेशर, तो इस टाइम पर वर्क का क्या फॉर्मूला होगा बोलो, ये सिर्फ प्रेशर है, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं हम। और जब ये प्रेशर है तो क्या होगा, -P डेल्टा V। तो यहां अगर मैं आपसे वर्क का फॉर्मूला लिखने के लिए कहूं तो P डेल्टा V होगा। अब अगर Q कोई आपसे पूछे Q कितना होगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब अगर इस फॉर्मूले में जो हीट का हमने फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले में अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, बताना जरा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा बोलो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, और डेल्टा V 0 हो जाएगा तो Q इजिकल टू डेल्टा U हो जाएगा। तो ये डिफाइन आपको याद होनी चाहिए। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां हम Q के साथ V भी लगाएंगे, क्योंकि जिस कंडीशन में ले रहे हैं। तो ये हर बच्चे को याद हो, क्या याद हो, आपसे पेपर में आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनल एनर्जी चेंज। ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, और इंटरनल एनर्जी चेंज किसके इक्वल है, अगर आप यहां देखो, ये है इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी कि डेल्टा U। तो पेपर में आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनल एनर्जी चेंज। आप क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी चेंज उस हीट के इक्वल है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। ये डिफाइन आपको याद होनी। क्या बताया बोलो, इंटरनल एनर्जी चेंज किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये डिफाइन हर बच्चे को पता, और याद नहीं, सुन लीजिए, ये तो है इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी मैं पहले ही करा चुका हूं आपको। क्या कराई थी इंटरनल एनर्जी? याद हो आपको, मैंने पीछे पढ़ाया था। देखो मैं एक बार फिर लिख रहा हूं। इंटरनल एनर्जी की डिफाइन भी मैंने मेन बताई थी। इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं, यानी कि यू किसको कहते हैं? तो इंटरनल एनर्जी क्या थी? एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम, एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम। बस। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ये तो डिफाइन आप 2 मिनट का या 3 मिनट का मैं टाइम देता हूं, आप याद कीजिए, तो याद हो सकती है। यहां सामने लिखा है, जो लिखा है इसी को याद कर लो। इंटरनल एनर्जी यू क्या है? एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से याद कीजिए। दोनों पे इंपॉर्टेंट लगाया, पेपर में शॉर्ट नोट्स में कोई सी भी डिफाइन आ सकती। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल है, और एटम या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, बॉन्ड भी बना है, न्यूक्लियस भी है, एटम या मॉलिक्यूल मूविंग भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो बहुत सारी एनर्जी है, उनका सब इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में जितने टाइप की भी एनर्जी पॉसिबल है, उन सब का इंटरनल एनर्जी क्या है। और इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया? एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम, और इंटरनल एनर्जी चेंज इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं 2-3 मिनट दे रहा हूं, तो मुझे ये याद चाहिए। सोच लो, याद हो जाता है, ऐसे नहीं, हार्ड नहीं है। तो अब भूलोगे तो नहीं, न्यूमेरिकल में जरूरत है। अभी आगे मैं पूछूंगा इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले की जरूरत है। वहां लिखेगा हमने मीथेन का कंबस्शन किया और एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतनी एनर्जी रिलीज हो। तो जैसे वो कहे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतनी एनर्जी या हीट रिलीज हो, तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज। याद रखना, जब वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलेगा, ये बात याद रखना। न्यूमेरिकली हमें पता, इसी वजह से कहा अगर ये याद रहेगा तो एकदम समझ में आएगा वो क्या। क्लियर है? आगे बढ़े, सुनिए। अब देखिए, हमें नेक्स्ट टर्म समझनी है। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देते रहना, बहुत आसान टर्म्स है। नेक्स्ट टर्म्स है एंथैल्पी। पूछा जाता है एंथैल्पी एच है क्या? यहां ध्यान देते रहो। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी किसको कहते हैं? तो याद रखिए, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस पीवी इज नोन एज एंथैल्पी। डिफाइन है इसकी, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस पीवी is known as enthalpy. Enthalpy इंपॉर्टेंट डिफाइन। देखो ध्यान से सोचिए, याद हो गया। U प्लस पीवी को एक साथ एंथैल्पी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस पीवी इज नोन एज एंथैल्पी। याद हो गया? अब सुन लो जरा, समझना है। मैंने कहा याद करने का नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है। डिफाइन समझ में आ गया? अब जरा ध्यान सुनो। अब जब हम एंथैल्पी की स्टडी करते हैं, एंथैल्पी हमने पढ़ लिया, U प्लस पीवी को एंथैल्पी माना। अब कंडीशन आती है इसमें कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन, यानी कि ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी सिस्टम की शुरू में इंटरनल एनर्जी H1 है, बाद में ये क्या हो जाती है, फिर ये H2 हो जाती है। तो चेंज इन इंटरनल, सॉरी, ये मैंने बताया, मान लीजिए कि सिस्टम की एंथैल्पी H1 है, बाद में ये H2 हो जाती है,
तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा एच H2 माइनस H2। तो ये एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल होगा, H2 माइनस H2, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है तो इसमें चेंज स्टडी की जाती है। डेल्टा एच H1 इनिशियल एंथैल्पी, H2 फाइनल एंथैल्पी। अब अगर मैं ये H1 H2 की वैल्यू यहां से निकालूं इस फॉर्मूले से, समझना, तो H1 किसके इक्वल होगा, तो याद रखना है H1 होगा U1 P1 V1। अब प्रॉब्लम ये आती है, हम यहां देखें तो H1 है तो सारों में 1 लगेगा, लेकिन ये जो एंथैल्पी वाला फैक्टर है ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में 1 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ही रहना। तो H1 कितना है, U1 प्लस P1, और H2 कितना होता है, बोलो, U2 प्लस PV2। ये कांस्टेंट प्रेशर पे होती है ये प्रोसेस। अब अगर ये दोनों वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा H इज इक्वल टू H2 की जगह क्या लिखोगे, U2 प्लस PV2, और H1 की जगह U1 माइनस PV1। अब क्या होगा बोलो, हाँ बोलो, डेल्टा H की जगह U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1। अब क्या होगा बोलो, डेल्टा H किसके इक्वल हुआ, U2 माइनस U1, ये एक साथ लिख दें, और प्लस PV2 माइनस PV1। बता दो कोई प्रॉब्लम, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ समझने के लिए मुझे फॉर्मूला सिखाना। अब हुआ क्या, डेल्टा H U2 माइनस U1 पीछे पड़ा था, डेल्टा U, और आप यहां P कॉमन ले लीजिए, V2 माइनस V1। अब आप देख सकते हो डेल्टा H किसके इक्वल है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब जानते हो ये क्या है, तो एंथैल्पी चेंज की आपको अब डिफाइन पता हो, डेल्टा H, तो आपसे पूछा जाएगा एक तो एंथैल्पी, अब दूसरा पूछा जाता है एंथैल्पी चेंज बताओ, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H पर शॉर्ट नोट से लिखो, इंपॉर्टेंट है ये भी, अब आपको याद हो, ये समझने के लिए। तो जरा देखिए यहां जो आपके सामने लिखा है इसी को बस एक्सप्लेन कीजिए, एंथैल्पी खुद समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेन कराओ भाई, एंथैल्पी चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज इज द सम ऑफ, किसका सम, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही तो है, P डेल्टा V किसका फॉर्मूला था, वर्क का, तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो हम ये बोल सकते हैं इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, internal energy change and pressure volume work, pressure volume work। बताओ ये बात समझ में आई। तो अब अगर पेपर में ये दो डिफाइन, मैं और आपको आज कह रहा हूं, अगर मैं आपसे दो डिफाइन और कहूं, इन दो डिफाइन को याद कर लो। तो एक डिफाइन थी, पेपर में आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एंथैल्पी, क्या बोलोगे, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस PV इज नोन एज एंथैल्पी। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं एंथैल्पी चेंज को स्टेट करो, तो एंथैल्पी चेंज क्या है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड प्रेशर वॉल्यूम। थोड़ा सा सोचो, याद हो जाए, बताओ दोनों डिफाइन याद होगी। अच्छा पीछे वाली भी याद है या वे भूल गए, इंटरनल एनर्जी क्या था, एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम, और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या था, इट इज इक्वल टू हीट, इट इज इक्वल टू हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां जरा देखना सभी बच्चे, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था पीछे, अभी जरा मैं पीछे पहुंचता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी आपने क्या पढ़ा, क्यू किसके इक्वल है, देखो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये फर्स्ट लॉ से ही तो आया है। अब अगर मैं ये यहां लिख दूं, देखो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बता सकते हो कोई चेंज रिलेशन आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या, तो अब आपको दिखाई दिया ये वाली टर्म्स तो डेल्टा H, तो इसका मतलब क्यू डायरेक्ट किसके इक्वल है,
डेल्टा एच। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस क्यू के सामने कौन सी चीज कांस्टेंट है? पी। तो ये क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एंथैल्पी चेंज की अब दूसरी डिफाइन भी हमारे पास है। क्या है? एंथैल्पी चेंज उस हीट के इक्वल है जो कांस्टेंट प्रेशर पे रिलीज या एब्जॉर्ब है। और यही आपको याद रखनी है, ऊपर वाली छोड़ सकते हो। ये याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में इसी का यूज करोगे। बोलो समझ में आया? पेपर में कोई से लिख दो, न्यूमेरिकल में हमें इसकी जरूरत है। तो समझ में आया? बोलो कि एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल है? एंथैल्पी चेंज की दूसरी डिफाइन, इट इज इक्वल टू किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू हीट रिलीज और एब्सॉर्ब। इट इज इक्वल टू हीट रिलीज और एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जरा ध्यान रख लेना, अभी कुछ देर बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल में ये याद रखना, अगर वो लिखे ना कांस्टेंट प्रेशर पर तो डेल्टा एच है या क्यूपी है। अगर वो कहता है हीट या एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो डेल्टा यू है। और ये डिफरेंस है जो हम थर्ड चैप्टर में जब टर्म्स पढ़ रहे थे, याद हो आपको, कभी हम बोलते थे आयनाइजेशन एनर्जी, कब बोलते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी और एनर्जी में बेसिक डिफरेंस ये है, एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे निकाली गई हीट है और एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाली गई हीट है। दोनों हीट ही यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक में प्रेशर कांस्टेंट होता है एंथैल्पी में और एनर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये चीजें बिल्कुल बेसिक सा ध्यान रखना। तो अब मैं फिर कहूंगा, देखो आप सभी को ये चार डिफाइन बहुत अच्छी याद हो। दो आपके सामने मैंने ये पीछे बताई। इंटरनल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम। एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके बाद मैं दो डिफाइन यहाँ कह रहा हूं। ये एंथैल्पी क्या है? तो एंथैल्पी आपको बताई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी यू प्लस पीवी। और एंथैल्पी चेंज क्या है? तो ये वाली डिफाइन हमें चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। इट इज इक्वल टू हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो क्लियर हो गया? अब हमें इन दोनों में एक रिलेशन पढ़ना है न्यूमेरिकल करने के लिए। अब उस रिलेशन को सभी बच्चे जरा ध्यान से समझ लेना, फिर हमें न्यूमेरिकल करना। तो जरा डिफाइन तो क्लियर होगी, याद होगी। अब एक रिलेशन समझ लो भाई, जरा यहां देखो जरा। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। याद रखना, डेल्टा एच का मतलब है क्यूपी और डेल्टा यू का मतलब है क्यू। इनमें रिलेशन बनाना है फॉर न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके लिए हमें न्यूमेरिकल रिलेशन चाहिए। तो हम क्या, जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा सब चीजें नोट्स में लिखी है, नोट्स देखते रहना और कुछ। अब आप सभी को पता है, वी नो दैट, देखिए भाई आप सभी को पता है क्यू पी डेल्टा एच के इक्वल है और क्यू वी डेल्टा यू के इक्वल है, पता है। और अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लो, या वैसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो। क्या पढ़ा आपने? डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, यही तो। अब अगर मैं यहाँ इस पी डेल्टा वी को आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म में बदलना चाहूँ तो देखो कैसे। डेल्टा एच डायरेक्ट किसके इक्वल है? डेल्टा यू पी V2 माइनस V1। डेल्टा एच किसके इक्वल है? डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस पी V1। अब अगर हम यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करें, सुन लीजिए भाई, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बोलो? PV इज इक्वल टू nRT। अब इसमें अगर मैं आपसे कहता हूं, देखो केमिस्ट्री में जितना भी प्रोसेस चलेगा सारा का सारा आइसोथर्मल है। अब जो आप पढ़ोगे सारा का सारा आइसोथर्मल चल रहा है और लास्ट तक चलता रहेगा। अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बताइए पीवी किस पे डिपेंड करेगा? आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है एन पर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं तो बताइए PV1 किसके इक्वल है? N1 RT।
और PV2 किसके इक्वल है, N2RT। क्योंकि खुद सोचो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस किए जाते हैं। अब कंडीशन इन दोनों की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो बताओ क्या हुआ, डेल्टा H किसके इक्वल आया, डेल्टा U प्लस PV2 की जगह लिखोगे N2RT और N1RT। अब अगर हम यहाँ डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U RT कॉमन ले लें तो यहाँ बचा N2 माइनस N1 और ये N2 माइनस N1 को हम क्या कहते हैं, डेल्टा N और G का मतलब इस वजह से लगाते हैं G के गैस के मोल्स का डिफरेंस है, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन से आई। आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ गैस पे वर्क करती है। आइडियल गैस इक्वेशन किस पे वर्क करती है, गैस पर। तो ये गैस के मोल्स हैं उसके बेस। अब क्या होगा जरा ध्यान देना है, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब अगर आप चाहो तो डेल्टा H की जगह क्या लिख सकते हो, QP और QV प्लस डेल्टा NG/RT। तो अब जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला। लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज करें उससे पहले इस डेल्टा NG को समझ लेते हैं। ये डेल्टा NG कब क्या वैल्यू दिखाता है, जरा न्यूमेरिकल कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना। क्या होगा सुन लीजिए, आप सभी को मैंने बताया डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT होता है। यहाँ ध्यान दो जरा, ये डेल्टा NG क्या होता है, डेल्टा NG स्पेशली याद रखना है N2 माइनस N1। N2 का मतलब है ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और N1 क्या है, N1 है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सुन लो भाई, ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और ये मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। अब आपको एक चीज स्पेशली यहां ध्यान रखनी है, सुन लो जरा ध्यान से। क्या याद रखना है, ये N2 ये N1 है, इनमें स्पेशली आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, ये दोनों गैसेस होने चाहिए। सिर्फ गैस के मोल्स लेने हैं, अगर कोई सॉलिड आ गया या कोई लिक्विड आ गया तो उसे छोड़ देंगे क्योंकि वे गैस नहीं। अब मैं आपके सामने 3 रिएक्शन लिख के इन्हें समझाना चाहूंगा डेल्टा NG की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास, सुन लो जरा, पहली कंडीशन क्या कंडीशन है, इफ डेल्टा NG 0 आता है। डेल्टा NG 0 कैसे आता है, डेल्टा NG 0 तब आता है जब गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल होते हैं। देखो जैसे ये रिएक्शन लिख, इस रिएक्शन में मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट गिनो तो 2, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 2, ये मोल्स है कोफिशिएंट। तो आप देख सकते हो डेल्टा NG कितना आएगा, प्रोडक्ट के 2 मोल्स, रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स, 0। ऐसी रिएक्शन में जब डेल्टा NG 0 है तो बताइए अगर ये 0 हो जाए तो RT की प्रोडक्ट 0, तो डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल होता है। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट इक्वल होते हैं, उस केस में एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल होता है। अब दूसरा केस, सेकंड केस आता है कि अगर डेल्टा NG की वैल्यू ज्यादा हो जाए 0 से, अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाए, ऐसे केस में क्या आएगा, ऐसे केस में आपको याद रखना है जैसे ये रिएक्शन है PCl5 गैस ब्रेक हो, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बने। अब आपसे कोई पूछे डेल्टा NG कितना आएगा, बोलो डेल्टा NG कितना होगा, मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस 1, इसका मतलब 1 आ गया। तो अब बोलो ज्यादा आ रही है, तो इन दोनों का यानी कि यहाँ पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म्स पॉजिटिव, तो डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा होगा। बोलो भाई इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये, तो ये क्या होगा डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा होगा। अब तीसरा और लास्ट केस, अगर सुन लीजिए भाई, इफ डेल्टा NG क्या होता है, बोलो लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 कब आता है, कुछ ऐसे रिएक्शन है जैसे N2 गैस और 3H2 गैस, इन दोनों की रिएक्शन से 2NH3 गैस बनी, ये रिएक्शन बनी। इसमें अगर डेल्टा NG निकालें तो मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2 माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 4, 1 और 3, तो -2 आया। ऐसे में डेल्टा H जो होगा लेस देन डेल्टा U होगा, ये समझा। यानी कि डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन बदलता रहता है मोल्स ऑफ गैस या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बदलने से।
तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए था और कुछ नहीं, याद करने की जरूरत है नहीं। अगर बाई चांस किसी स्कूल वगैरह में कराया हो तो ध्यान दे लें, वरना समझना था। बोलो किसी को कोई डाउट हो बताओ भाई। अब मैं यहां न्यूमेरिकल करा दूं इस फॉर्मूले पे। अब न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, बहुत आसान है। 2-3 न्यूमेरिकल मैं कराना चाहूंगा बहुत स्पीड के साथ। तो पहले न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला लिख लो जिससे आपसे कोई गलती ना। लिखिए जरा, लिखो जरा फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल। देखो भाई, कल जो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे उससे भी ये आसान है। क्यों है ये उससे आसान, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला है और फॉर्मूला है डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बस मैं आपको एक समझा दूं कि प्रॉब्लम आएंगी कैसे। यहां देखो जरा एक मिनट सभी बच्चे। भाई देखो, जितने भी न्यूमेरिकल इसमें मोस्टली बनते हैं उन न्यूमेरिकल में होता क्या है, उन न्यूमेरिकल में यहां ध्यान देना, डेल्टा एच देता है डेल्टा यू पूछता है, डेल्टा यू देता है डेल्टा एच पूछता है। यानी कि इनमें से एक दिया होगा एक पूछेगा। अब या तो वो डायरेक्ट लिखेगा कि डेल्टा एच इतना है डेल्टा यू इतना है, वरना वो ऐसे बोलता है कि हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर, इस टाइप से भी लिख सकते, वो आपको पता है। तो यानी कि इनमें से एक देगा एक पूछेगा। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ है, आपको इसकी वैल्यू सीखनी। और इसकी वैल्यू के लिए क्या करना है, देखो वेयर, नोट कर लो जरा, डेल्टा एन जी क्या लेना है, डेल्टा एन जी है N2 माइनस N1। ध्यान से सुन लेना फिर, ये N2 क्या है, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना कौन सी प्रोडक्ट, जो गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, फिर बोलना। और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बस देखो मैंने वर्ड साथ में लगाया है गैसेस, तो गैसेस को ही काउंट करना है, बिना गैस वाले को छोड़। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ये रिएक्शन दे रखी होगी, जैसे अभी मैं पीछे रिएक्शन लिख रहा था, देखो ये रिएक्शन लिखी हुई होंगी आपके सामने। बस आपको तो काउंट करना है मोल्स, बस गिनना गैस को है। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड आ गया छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ गैस के मोल्स गिनने, चाहे प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट। तो हार्ड तो नहीं, डेल्टा एन जी निकाल दोगे। अब टी और आर बचा। टी आपको हमेशा, टी है यहाँ टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना है। टेम्परेचर इन केल्विन आपको हमेशा केल्विन में लेना। अब बचा आर। आर क्या है, अब आर को देखो मैं शुरू से समझाता आ रहा हूं, आर को आसान को। आर की वैल्यू मैंने आपको शुरू से बताई है, 4 वैल्यू हैं, उनमें से कोई एक वैल्यू यूज होती है। पता कैसे चले, तो मैं एक बार यहाँ आर की सारी वैल्यू लिख दूं, मैं इसकी ट्रिक बता दूं, बार बार कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि अभी आर आगे भी यूज होंगे, उससे अगला चैप्टर है उसमें भी आर यूज होगा, 12th में पहुंचोगे फिर आर यूज होगा। तो आर केमिस्ट्री में काफी यूज होता है, तो आर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे। तो वही मैं अब आपको यहाँ समझाता हूँ जरा। सभी बच्चे ये पार्ट तो आपने लिख लिया, मैं आर की वैल्यू को डिस्कस कर रहा हूँ, समझना जरा। देखो मैं आर की टोटल वैल्यू आपके सामने लिख रहा हूं, सुन लो जरा। आर की कितनी वैल्यू यूज की जाती है, अब मैं फिर उसकी एक ट्रिक बताऊंगा, आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे कहाँ। एक तो होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। दूसरा, आर की दूसरी वैल्यू होती है 0.0831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तीसरी वैल्यू होती है आर की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसे आप किलो जूल भी ले सकते हो, 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे जो बता रहा हूं, आर की है। अब एक आर की और वैल्यू भी होती है अगर आपको जरूरत पड़ जाए, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल।
आप ये 4 वैल्यू याद कर लीजिए बहुत ध्यान से। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक मेथड, एक ट्रिक सिखाता हूं कि आर को यूज करना हार्ड नहीं है अगर आप ध्यान से सीख लो। आप ये 4 वैल्यू याद कर लोगे, बोलो। अब मैं एक ट्रिक बोलता हूं तो रुक जाइए, अब पहले मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, कैसे आर यूज करना। आप इन्हें याद रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आर का, वरना आर जो है 6-7 चैप्टर में केमिस्ट्री में यूज होता है, कहीं जूल लगता है, कहीं एटीएम वाला लगता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं अब एक ट्रिक बोल रहा हूं, भाई लिखना बंद करो, 1 मिनट सुन लीजिए वो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, आर का जब आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखा होगा जैसे ये लिख दिया, तो आर के दूसरी साइड जाना है। दूसरी साइड का मतलब इक्वल के दूसरी तरफ पहुंचो और इसकी यूनिट देखो, जो इसकी यूनिट होगी आर की वो ही वैल्यू लीजिए यूनिट। सबसे आसान है। मैं कहता हूं यहां कैलोरी में है तो यहां आर कैलोरी वाला लिखिए, ये यहां किलो जूल पर मोल में है तो किलो जूल पर मोल यूज हो। आ रही बस। अब जैसे कल मैं आपको वर्क के फॉर्मूले पढ़ा रहा था, सुन लीजिए, मैंने कल वर्क बताया था, ये यहां ध्यान दो जरा, ये बताया था मैंने माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। फिर मैंने आपको बताया था अगर V2 V1 नहीं है तो V2 V1 कैसे निकलेगा, V1 निकलेगा nRT1 अपॉन P1। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं, बताओ यहाँ क्या लेना चाहिए, तो भूल जाइए आप वैसे कि हमने क्या याद किया, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। अब R के सामने क्या आ रहा है, P, एक तो V आ रहा है, अगर मैं P को इधर लिया हूं तो P भी सामने आ रहा है। अब P आपने किस चीज में लिया, अब बताओ, P आप जूल में लोगे, R जूल में, लेकिन P आप एटीएम या बार में लोगे, और जब आप P को एटीएम या बार में लोगे तो R भी एटीएम या बार में यूज। तो R की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, एटीएम या बार वाली। ट्रिक समझ में आ रही है। मान लीजिए कल मैंने एक वर्क का फॉर्मूला कराया था रिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला, ये था -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब क्या करेंगे इसमें, ध्यान से सुन लीजिए। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई, क्या है जरा सुन लीजिए। आर के सामने है वर्क, वर्क जूल में निकालना हो तो आर जूल में ले लो, वर्क को एटीएम बार में निकालना हो आर एटीएम बार में लो, वर्क को कैलोरी में बताना हो कैलोरी में ले लो, वर्क को किलो जूल में बताना हो किलो जूल में ले लो। अब बताओ कोई प्रॉब्लम, तो क्या समझ में आया। अब मैं जब आपसे पूछो ना यार की कौन सी वैल्यू यूज होगी, तो ट्रिक यही बतानी है सामने से, तो याद नहीं करना पड़ता, वरना याद करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ ये लगाना है, यहाँ ये लगाना है, खुद कंफ्यूज होगे। अरे वैल्यू याद कर लो सारी, बार बार हमें यूज करनी है तो एक बार मेहनत कर। तो बोलो समझ में आ गया। तो ये जो मैंने पीछे कंडीशन समझाई, कोई डाउट अब किसी को। तो क्या करेंगे न्यूमेरिकल करते हुए, जैसे अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, यहां देखो डेल्टा एच या डेल्टा यू में से तो एक दिया जाएगा, आपको डेल्टा एन जी निकालना, N2 माइनस N1 कर देना, लेकिन गैस के लिए T केल्विन में लेना है, R आप कंडीशन के हिसाब से यूज करो। तो फॉर्मूले नोट कर लिए थे, थोड़ा जल्दी करके नोट करो। अब हम प्रॉब्लम करते हैं, जरा ध्यान देना, एक प्रॉब्लम तो कम से कम हमें करनी है। और देखो एक चीज कह रहा हूं मैं, 4 प्रॉब्लम आपके नोट्स में लिखी, चारों आप करके लाओगे। इसके बाद इस टॉपिक के बाद पेज नंबर 7 पर है, ये प्रॉब्लम आप करके लाओगे। 7 पर 4 प्रॉब्लम है, 4 आप करोगे, और मैं 1 या 2 प्रॉब्लम मैं अब आपको करा रहा हूं, एक का ही टाइम बच रहा है। लिखिए, ये हो चुका भाई पहली प्रॉब्लम, ये तो आप कर दोगे बोले। इससे अगली प्रॉब्लम देखिए, किसे कीजिए, the value of enthalpy change for the reaction, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज दी है, कितनी है डेल्टा एच बोलो, -1366.5 किलो जूल पर मोल। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, क्या पूछा है आपसे बोलो, डेल्टा यू आपसे पूछो, क्या चाहिए, अभी फॉर्मूला पढ़ो, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लिए ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा यू पूछा है, क्या चाहिए, डेल्टा एन जी, तो डायरेक्ट डेल्टा एन जी निकालो। हाँ भाई डेल्टा एन जी निकलवाइए, क्या होगा बोलो, डेल्टा एन जी
सबसे पहले डेल्टा एन जी निकाल, बोलो N2 माइनस N1, N2 और N1 ध्यान दो जरा, ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट में गैस के मोल्स गिनने, जरा गिनो, ये गैस है, ये लिक्विड, लिक्विड नहीं गिनना, गैस के मोल्स 2 और रिएक्टेंट के मोल्स, ये लिक्विड है, छोड़ दीजिए 3 माइनस। अब बताओ डेल्टा एन जी, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू पूछा है, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच प्रॉब्लम पूरी लिख लेना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच दे रखा है -1 366.5, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी आ गया 1, आर क्या लें, अब बोलो भाई जरा, आर मैंने भी एक ट्रिक सिखाई थी, तो आपको पता है आर के सामने डेल्टा एच है, और डेल्टा एच की यूनिट क्या है, किलो जूल, तो आर किलो जूल वाला 8.314 इंटू 10 की पावर। अच्छा टेम्परेचर कितना लेना है, केल्विन में, सेल्सियस में है 27, आप केल्विन बनाइए तो 300, हार्ड है क्या, तो इसकी प्रॉब्लम डेल्टा माइनस, इसका रिजल्टेंट देख लो, ये कितना, इधर कितना प्रोडक्ट आ रहा है भाई इसका, 2.49, कंफर्म है, करेक्ट, चलो 2.49, ये इधर आके प्लस हो जाएगी तो है 2.94 से 2.494 है, ये 4 यही है, तो मेनली आप वैल्यू निकालोगे तो ये सी आ जाएगा 1364, ये आंसर, बता दो हार्ड तो नहीं लगा है न्यूमेरिकल, और मैं कहूं ये 5 नंबर में आएगा आपको पेपर, और बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वहां जो बैठे होंगे पेपर वहां समझ में नहीं आएगा, अभी आपको लगता है क्योंकि घर जाके नहीं पढ़ते ना, बात तो ये है, अब तो ये आपको आसान लग रहा है, एक और कर लो, जल्दी तो नहीं, 1-2 मिनट और लगेगी, देखो मेरी बात सुनो, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छा करते चलिए, जितना अच्छा होगा उतना आसान लगेगा, वरना लास्ट में जाकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, और सबसे हार्ड पार्ट आपने बहुत अच्छा सीखा, ये नहीं आ पाता बच्चों पे, आगे तो आसान है, आगे बहुत आसान, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आगे वाले पार्ट के, समझ में आ गया, बोलो कोई डाउट, प्रॉब्लम पूरी नोट कर ली, पूरी, कभी ये नीचे ये कहीं नोट्स में नहीं है, एक प्रॉब्लम और करे भाई, एक ये लास्ट और कर, रिएक्शन मैं लिख रहा हूं इसकी, रिएक्शन अभी आपको दिक्कत है, ये कहा है द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ नेफ्थलीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी है, इसका मतलब डेल्टा यू 5133 किलो जूल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच आपसे पूछा, क्या चाहिए बोलो, डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एन जी आर टी, अब डेल्टा एन जी के लिए रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन में आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं पूरा डिटेल में सिखाऊंगा रिएक्शन कैसे लिखी जाती है किसकी, अब फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सुन लीजिए, वैसे आपने 10th में पढ़ के आए हो तो समझ में आ जाएगी, नेफ्थलीन जो कि एक सॉलिड है, नेफ्थलीन जो कि एक सॉलिड है, इसका आप कंबस्शन कर रहे हो, कंबस्शन होता है ऑक्सीजन गैस में जला रहे हो, जितना कार्बन होता है सारा CO2 में बदलता है, पढ़ा है 10th में, तो 10 कार्बन है तो 10 CO2 बनेंगे, अगर आपने बैलेंसिंग सीखी हो तो उसमें आया था, 10 कार्बन है तो 10 CO2 बनेंगे, और जितना हाइड्रोजन है वो किस में बदलता है, वाटर में, तो यहाँ 8H है तो 4H2, और वाटर लिक्विड होता है,
फॉर्म आपको, ये सॉलिड उसने दे दी, ऑक्सीजन गैस है ये आपको पता है, CO2 गैस है ये पता है, वाटर लिक्विड। वाटर गैस भी लिखते हैं लेकिन तब लिखते हैं जब प्रॉब्लम में लिखे कि वाटर गैस की फॉर्म में मिला, तब, वरना लिक्विड लिखे। अभी इक्वेशन पूरी बैलेंस नहीं है। किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहां गिने 10 इंटू 2 20 और 4 इंटू 1 4, तो 24 है, तो यहाँ 12 कर दो। अब रिएक्शन समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द केस में रिएक्शन लिखेगा, नहीं लिखता तो कंबस्शन देता है। कंबस्शन का मतलब C का CO2 बना दो, H का H2O। अब देखो डेल्टा Ng बता दो। अब आपको बताइए N2 माइनस N1, बताइए भाई जरा N2 कितना लोगे? N2 10 10, क्यों? ये 4 नहीं लेना, लिक्विड है। N1 12, तो वैल्यू बची -2। अब फॉर्मूले में पुट करो, डेल्टा H डेल्टा U डेल्टा NgRT। अब सुन, डेल्टा H कितना है? डेल्टा H निकालना है -5133, Ng 2 है, R अब बताओ R क्या ले? तो देखो तो किलो जूल है, किलो जूल वाला लेना। अब टेम्परेचर बताओ, तो इस प्रॉब्लम में कहीं कोई टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं कोई टेम्परेचर नहीं है, तो आप कौन सा टेम्परेचर लोगे? तो रूम टेम्परेचर लेना है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, अगर टेम्परेचर नहीं है, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में होता है, वो 298, याद रखो पूरे में। अगर कहीं भी टेम्परेचर नहीं है तो ये लेना। अब इससे आप डेल्टा H निकाल सकते हो, डेल्टा H इतनी वैल्यू आ जाएगी किलो जूल पर मोल। अब बताओ आपको क्या लगा भाई, अगर हम इन प्रॉब्लम्स को देखते तो हार्ड तो नहीं, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी करा दी, एक बिना रिएक्शन के रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो देखो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के 2 पार्ट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, एंथैल्पी पार्ट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा सभी बच्चे मेहनत से पढ़िए, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे वाला थोड़ा सा अब हम कल आगे, अब थियोटिकली चलना है कुछ दिन, 2 दिन इसका थर्मोडायनेमिक्स में।